हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कल मैंने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का पार्ट 2, जो कि कल मैंने पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर आपने अगर नहीं देखा है अभी तो प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रीति इनसाइट एकेडमी पर देख लीजिए, तो आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा पार्ट 1 और पार्ट टू आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने क्या क्या पढ़ा था वो मैं एक बारी आपको याद दिला देती हूँ। कल मैंने इनकी प्रमुख अवस्थाएं पढ़ी थी, जो कि इन्होंने 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी प्रक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत किन किन वर्षों में चरण बाई चरण कैसे इनका जो है एक बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, उस विषय में इन्होंने बताया है। संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास कैसे होता है, उन क्रियाओं के बारे में इन्होंने चर्चा की है, जो कि कई अवस्थाओं में होकर संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता है। तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जो कि है पार्ट 2, और इसके आगे आज जो है वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण संप्रत्यय। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आइए हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसे कि बताने की ज़रूरत नहीं है, कल मैंने आपको अच्छे से सब बता ही दिया था। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी जो कि प्रमुख थी। लेकिन आज हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो है इनका अनुकूलन, अडॉप्टेशन। तो अनुकूलन क्या होता है, अगर सरल से उदाहरण में हम जानेंगे सबसे पहले, तो अनुकूलन जो है, माफ़ करिएगा, अनुकूलन जो है वो किसी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, उसे ही अनुकूल कहते हैं। जैसे किसी परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना ही अनुकूलन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति, इनेट टेंडेंसी होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं बताई हैं, उप प्रक्रियाएं बताई हैं, माफ़ करिएगा, आत्मसातकरण एसिमिलेशन जिसे कहते हैं, और समायोजन एकमेंडेशन। इन दोनों उप प्रक्रियाओं में समानता यह है कि ये दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविक से समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो अनुकूलन क्या है, उसके अंतर्गत क्या प्रक्रियाएं हैं, तो वही है। तो क्या बताया इन्होंने कि जैसे कि जिनकी जो दो उप प्रक्रियाएं बताई हैं वो आत्मसातकरण और समायोजन है। इन दोनों उप प्रक्रियाओं में समानता यह है कि ये दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के समस्या के समाधान के लिए, ध्यान दीजिएगा, बालक के समस्या के समाधान के लिए या बालक के समस्या समाधान के लिए या वास्तविकता से समंजन करने की एक पूर्व सीखी गई योजनाओं का मानसिक प्रक्रिया का सहारा लेता है। तो आपने अच्छे से जाना कि एसिमिलेशन और जो है एकमेंडेशन क्या होता है। समझना होता है कि गामक क्रियाओं मोटर एक्टिविटीज़ के रूप में ही अभिव्यक्ति होती है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चे के सामने तभी तक होता है जब तक वह वस्तु उसके सामने होता है, उसके सामने होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो वही होता है कि किसी शिशु, जैसे एक उदाहरण हम लेंगे, यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो यह एक आत्मसातकरण का उदाहरण होगा।
मतलब उसने आत्मधारण कर लिया। आत्मसात्करण का मतलब होता है आत्मधारण, एक सरल उदाहरण के लिए कहेंगे। लेकिन शिशु क्या है कि कोई भी चीज़ आप अगर जो देंगे तो वो क्या करता है कि वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग ही जानता पहचानता है कोई भी चीज़ शुरुआत में, क्योंकि वो अपने इंद्रियों का ही सहारा लेता है। तो कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि वो मुँह में लेता है, तो मुँह में लेके ही उसका जो है स्वाद कहिए या उसकी पहचान करता है कि क्या है, सॉफ्ट है कि कैसा कैसा ठोस है या कैसा है ना। तो वही हो गया उदाहरण एक, कि जो है यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो यह एक आत्मसात्करण का उदाहरण होगा, क्योंकि यह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से संबंधन करने में पहले की परिचित योजना या मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन या संयोजन कर सके। तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए अपने व्यवहार में हम, ताकि हम नई चीज़ों के साथ संयोजन कर सके, तो उसमें जो है अपने व्यवहार में ही परिवर्तन ले आता है। तो जैसे कि एक उदाहरण एक बारी फिर लेंगे कि जैसे यदि कोई कुत्ता, जैसे कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, जैसे कोई बालक अगर जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय, मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की अलग कुछ विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का एक उदाहरण होगा। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जैसे समायोजन क्या होता है। समायोजन मतलब होता है एकमेंडेशन, है ना, समायोजन करना। तो क्या होता है, कुत्ते को देखकर उसके 4 टांगे हैं और उसका मुंह है, उसकी जीभ है, लेकिन एक बिल्ली को देखता है जिसकी 4 टांगे हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपने पुराने ज्ञान के पुराने ज्ञान का सहारा लेकर नई चीज़ों को इनेट करता है, जैसे कि ये बिल्ली है, वो जो है उनमें अंतर कर पाता है। फिर अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हो जाएगा इक्विलिब्रिएशन, जिसे साम्य धारण कहते हैं। तो साम्य धारण की बात अगर हम करें तो साम्य धारण सामान्य का संप्रत्यय अनुकूलन एडॉप्टेशन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलन से मिलता जुलता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन, बैलेंस कायम करता है। इस तरह से साम्य धारण एक तरह की आत्मनियंत्रित सेल्फ रेगुलेटरी प्रक्रिया है। पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन, कॉग्निटिव डिसबैलेंस या कहेंगे या डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे, उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसमें संतुलन, बैलेंस लाने के लिए वह आत्मसात्करण या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। तो इसको हम समझते हैं कि सामधारण होता क्या। जैसे कि सामधारण बताया गया है कि संप्रत्यय अनुकूलन से मिलता जुलता है। सामधारण एक ऐसी प्रक्रिया जिससे द्वारा बालक आत्मसात तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है, तथा इस तरह का सावधारण एक ऐसी आत्मनियंत्रित प्रक्रिया है जो पियाजे कहना था कि बालक के सामने ऐसी कोई परिस्थिति या समस्या आ जाती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि कभी हमारे सामने क्या हुआ, हमारे सामने हम कहीं जा रहे हैं तो गड्ढा आया, है ना, अगर से ऐसा सा उदाहरण लेंगे तो गड्ढा आया, लेकिन मेरी लाइफ में अभी तक कभी कोई ऐसा गड्ढा नहीं हुआ या कोई घटना घट गई, मान लीजिए आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, तो उससे निपटने के लिए जो एक संज्ञानात्मक असंतुलन होता है, तो उससे दूर करने के लिए, जिसमें संतुलन लाने के लिए वह आत्मसात्करण या संयोजन या दोनों ही प्रक्रियाओं करना प्रारंभ कर देता है। तो क्या होता है, अगर आग लग गई तो हम क्या करेंगे, आत्मसात्करण करेंगे। आग लग गई या जो है हम जो है उसमें संतुलन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसके समायोजन के लिए हम जो है कोई हल ढूंढेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो है क्या है, एसिमिलेशन और एकमेंडेशन के बीच का बैलेंस है, जो जिसे हम सामधारण या इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम तीसरे की बात करें तो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन पियाजे के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन
तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु तथा सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे का सिद्धांत का यह संप्रदाय जिसमें मनोवैज्ञानिक ने सबको अधिक शोध किया है, सबसे अधिक शोध किया है जिस पर। तो संरक्षण क्या होता है हम समझेंगे। संरक्षण क्या है? पियाजे के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, इसको महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताया है कंजर्वेशन। जैसे कि कंजर्वेशन की अवस्था किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का भाव पाया जाता है, और ये ठोस आप बताइएगा कि किस अवस्था में कहते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो संज्ञानात्मक संरक्षण जो है, माफ करिए, संरक्षण जो है पियाजे के सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे के सिद्धांत का यह एक संप्रत्यय जिस पर मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक शोध किया है। तो क्या होता है कि जैसे कि चेंज परिवर्तन और कंसिस्टेंसी दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। जैसे किसी का रंग रूप देखेंगे कि इसका उसका अलग है, या उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, या उसमें जो है क्या तत्व शामिल हैं, या क्या स्थिरता है, तो उसको उन दोनों में भेद करने का या परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है, जिसे संरक्षण कहते हैं। तो ये आपको संरक्षण समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन, जैसे कि चेंज, वातावरण में क्या चेंज हुआ है, तथा स्थिरता क्या कंसिस्टेंसी, दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता, तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण वही बोतल वाला हम लेंगे कि एक लंबी बोतल थी, एक चौड़ी बोतल थी। तो बालक के सामने अगर एक लंबी और चौड़ी बोतल में समान रूप से समान चीज़ अगर उसमें रखो, तो उसको ये लगेगा कि लंबा जो है वो जो है ज़्यादा उसमें ज़्यादा सामान है। लेकिन होता क्या है कि दोनों में समान है, क्योंकि उसे जो है सिर्फ बड़ा और छोटे में फ़र्क है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो है क्वांटिटी दोनों में समान है। तो क्वांटिटी में अंतर करना संरक्षण के अंतर्गत ही आएगा। तो आई होप अभी आपको अच्छे से और समझ में आ गया होगा। तो अगर हम दूसरे बात करें चौथे नंबर की, चौथे कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हो गया आपका संज्ञानात्मक संरचना, जिसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। किसी बालक का मानसिक संगठन तथा मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। रिली, लेविस तथा टेनर 1983 के शब्दों में किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। तो ये बात तो सच है कि अगर आप 7 साल के बालक होंगे तो आपका अनुभव अलग होगा, अगर आप 3 साल के बालक होंगे तो इसका अनुभव अलग होगा। तो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक एज के जो लोग पाए जाते हैं उनका अपना अलग अलग अनुभव होता है। फिर आते हैं मानसिक संक्रिया पे आते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट 5 है, इसे मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। जब भी बालक किसी समस्या के कान करता है, नारद मानसिक संक्रिया, माफ़ करिएगा, ये मेंटल ऑपरेशन होगा, मानसिक संक्रिया ही होगा। यहाँ पे कुछ ये मिसप्रिंट है, तो इसीलिए जो है जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, चिंतन लिखा होगा, वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। तो मानसिक संक्रिया जैसे इन्होंने कि सोचने, तर्क वितर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और बच्चा खुद से सीखता है। जैसे कि ये रचनावादी भी थे, और इन्हें सामाजिक अंतःक्रियात्मक भी कहा गया, बौद्धिक क्षमता को इन्होंने वो भी किया है। तो इसी उससे हम समझ सकते हैं कि मानसिक सक्रियता इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो किसी भी समस्या के समाधान को किसी भी समस्या के समाधान को जो है से निपटने के लिए मानसिक प्रक्रिया ही मानसिक ऑपरेशन या मानसिक संक्रिया कहलाती है, जैसे कि मैंने बताया आपको भी। तो मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। जैसे कि मानसिक संक्रिया जाहिर सी बात है चिंतन का एक प्रमुख साधन है, होएगा ही। तो यहाँ पे भी लिखा है, आप देख लीजिएगा।
अब हम अगर बात करें स्कीमा, तो स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम समझेंगे। स्कीम से, माफ़ करिए, पहले स्कीम्स को समझेंगे। व्यवहारों को संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीमा कहा जाता है। स्कीम्स और स्कीमा में डिफरेंस होता है, वो हम आगे समझेंगे। तो व्यवहारों के संगठित ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब, कॉपी, वर्क रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता, जूता पहनता है, तो व्यवहारों के सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम का संबंध मानसिक संक्रिया से स्पष्ट है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है। तो स्कीम्स क्या होता है? स्कीम जिस व्यवहार को हम दोहराते हैं, जैसे कि सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ये हर दिन हम दोहराते हैं, तो ये हमारा जो है स्कीम्स होता है। तो हमारा ये ऐसा व्यवहार बन गया है, जैसे कोई आता है तो उसे नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, खाना खाते हैं रूटीन पे, सुबह शाम दोपहर, तो ये जिस व्यवहार को हम दोहराते हैं उसे स्कीम्स कहते हैं। और ये मानसिक संक्रिया को अभिव्यक्त रूप, ये मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है। ठीक है। अगर हम स्कीमा की बात करें, अब स्कीमा आएंगे। अभी मैंने स्कीम क्या है, स्कीम जो है व्यवहार को दोहराने की प्रक्रिया को स्कीम्स कहते हैं। अब स्कीमा पे अगर हम आए तो स्कीमा होता है, स्कीमा सुनने में स्कीम से काफ़ी मिलता जुलता है, परंतु सच्चाई यह है कि इसका अर्थ से भिन्न है। प्याजे का स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जनरलाइजेशन किया जा सके। स्कीमा इस तरह का मानसिक सक्रिय तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित संपत्ति है। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा स्कीम्स के जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा जो है विभिन्न है। और क्या है कि इसका स्कीमा जो है वो क्या होता है कि ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह के मानसिक संक्रिया संज्ञानात्मक कॉग्निटिव से काफ़ी संबंध रखता है। तो स्कीमा को हम इजी कॉन्सेप्ट में अगर समझें, तो स्कीमा जो हो क्या होता है कि स्कीमा जैसे कि एक मेरे दिमाग में, जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा और वो मैंने अपने ही दिमाग में उसी तरीके से धारण कर लिया, तो उसको हम स्कीमा कहेंगे। फिर जब वो कॉन्सेप्ट मेरे सामने दोहराया जाएगा तो वो मुझे एकदम से हूबहू याद आ जाएगा, तो वो स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब होता है कोई चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख के उसको धारण कर लेना। तो आप समझ सकते होंगे, आई होप अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको। फिर हम आते हैं डिसेंटरिंग पे, जिसे विकेंद्रण कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इनका कहना था कि 3-4 महीने की उम्र के बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर जैसे वह 23-24 महीने का हो जाता है, तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविकता या सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे जाहिर सी बात है, अगर जो बालक 3-4 महीने का होगा वो जो है आत्म केंद्रित ढंग से सोचेगा। जैसे कि माँ कितना भी भूखी हो, कितना भी जो है काम कर रही हो, लेकिन अगर मुझे भूख लगी है तो मैं रोना शुरू कर दूँगा, और मुझे खाना चाहिए तो चाहिए, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है इकोसेंट्रिक होते हैं, मतलब उनमें अहम की भावना भी होती है, वो जो कि हम प्राइड में समझेंगे उसको। तो इसे विकेंद्रण कहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बारी फिर से दोहरा लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बारी फिर से दोहरा लेते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन होता है किसी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। उसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती हैं, आत्मसातकरण तथा समायोजन। समायोजन, इन दोनों प्रक्रियाओं में समानता यह है कि ये दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविक समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो जैसे मैंने समझा ना कि समायोजन क्या है, वो जो पूर्व में सीखी गई क्रियाएं हैं उनका सहारा लेता है। योजनाओं मानसिक समझना होता है कि गामक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, किंतु किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चे के सामने तभी तक होता है जब तक वह वस्तु उसके सामने होती है। तो आपने समझा कि अनुकूलन क्या होता है और सामधारण क्या होता है। एसिमिलेशन और कमेंडेशन को बैलेंस करता है, इसको मैंने समझ लिया, जो कि सेल्फ रेगुलेट प्रक्रिया है या रेगुलेटरी प्रक्रिया है, जो कि आत्मनियंत्रण जिसे कहते हैं। फिर हम समझेंगे संरक्षण, कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने ठोस प्रक्रिया अवस्था, संक्रियात्मक ठोस संक्रिया माफ करिएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में समझा था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण को, कंजर्वेशन को मैंने समझाया ही था आपको। अभी आपको एक उदाहरण याद ही होगा कि जो बड़ी बोतल और चौड़ी बोतल वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि उसमें क्या होता है, दोनों में समान कंटेंट, समान चीज़ें होती हैं,
हैं, लेकिन समान मात्रा में चीज़ें होती हैं, लेकिन बालक उनमें जो है भेद नहीं कर पाता। तो कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है दो चीज़ों में विभेद करना, ठीक है। तो ये हम समझ लेंगे मोटा मोटा। फिर होता है आपका मानसिक संक्रिया की बात करें, स्कीम्स हो गया, स्कीम्स स्कीमा का ही पार्ट है। व्यवहारों को दोहराने की जो व्यवहारों को संगठित और जो आसानी से व्यवहारों को दोहराया जा सके उसे स्कीम कहते हैं। और स्कीमा क्या होता है कि किसी धारणा को प्रत्यक्ष रूप से जो हम अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। और विकेंद्रण क्या होता है कि सही और गलत और जो है उसमें फ़र्क कर पाना। जो विकेंद्रण होता है, जैसे कि 3-4 महीने का बालक जो है वो आपका आत्म केंद्रित होता है, और उम्र बीतने के साथ साथ जैसे वो बड़ा होता है तो वो वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। तो यहाँ तक हम आज हमने समझा है। आगे की क्लास कल करेंगे जो कि इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PY क्यूज़ होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। बाय बाय।